दुबई का जो होल इल्यूजन है या जो होल जो परसेप्शन है वो है मिडिल ईस्ट में होने के बावजूद, गल्फ में होने के बावजूद एक न्यूट्रल कंट्री होना, सेफ कंट्री होना, जो एक तरह कह सकते हैं कि जो कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है। राइट। और जो अनफॉर्चुनेट और जो बड़े मतलब स्ट्राइकिंग विजुअल्स थे कि दुबई में मिसाइल्स का गिरना बिना किसी सोल्जर का वहाँ एंटर हुए, बिना किसी एरोप्लेन का एंटर हुए, बिना दुबई के इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हुए, दुबई उस वॉर का पार्ट बन गया है जो कि यूएस और इजराइल और ईरान ने स्टार्ट की है। एंड दुबई का एक बहुत बड़ा जो बैकबोन था वो वहाँ का था कि सेफ्टी। दुबई मीन्स सेफ्टी, अमंग अदर थिंग्स कि लो टैक्सेस है, प्रोग्रेस हो रही है, कंफर्टेबल लाइफ है, विच इज ऑल ट्रू, बट द सेफ्टी वाज द बिगेस्ट पार्ट एंड दिस अटैक ऑन दुबई इज ब्रेकिंग दैट इल्यूजन। हाँ, तो मतलब जो आपने बात की न्यूट्रल वाली है, काइंड ऑफ यस दुबई न्यूट्रल है, बट द थिंग अबाउट इज कि जैसे मैंने पिछले वाले में बोला था कि ईरान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, और ये आयतोलास और ये ऐसी बहुत ही आइडियोलॉजिकल लोग हैं। ट्रम्प बिल्कुल मेरे साथ आइडियोलॉजिकल नहीं है, वो बहुत ही फ्लिप फ्लॉप कर लेता है ऑन द बेस्ड ऑफ कि पब्लिक परसेप्शन क्या है, ओपिनियन क्या है। इनकी वन ऑफ द, जब से 1979 में जो रेवोल्यूशन हुआ है तो उनका वन ऑफ द, जब जीते थे, टॉपल किया था, इनका वन ऑफ द कोर रहा है एक आइडियोलॉजी कि ये नहीं चाहते कि मुस्लिम कंट्रीज में यूएस के आर्मी बेस या वेस्ट के आर्मी बेस हो। उनके हिसाब से हाउ इज इट इवन थिंक कि आप सोच सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है उसमें वेस्ट के आर्मी बेस है, वो उनके लिए अनएक्सेप्टेबल था ये। और ये काइंड ऑफ डिमांड एक तरह से उसामा बिन लादेन का भी ये खुंदक ये रहती थी सऊदी अरेबिया टाइप के कंट्री से कि उनके पास ये वेस्ट की आर्मी बेस क्यों है। उनके पास तो मुस्लिम कंट्री का तो आर्मी बेस होनी चाहिए या फिर खुद की आर्मीज होनी चाहिए, वो कभी इनसे एक्सेप्टेबल नहीं था। तो यहाँ पर है कि अब इन्होंने जो अटैक, तो तब से इनका ये था कि जिन जिन कंट्रीज में आर्मी बेस है यूएस की, वहाँ पे टॉपल करो गवर्नमेंट, आर्मी बेस हटाओ यूएस की। इन सब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, चाहे कतार हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, यहाँ सब में आर्मी बेस हैं यूएस के। तो इसलिए उन्होंने इंटेंशनली, अगर नोटिस का, शायद आर्मी बेस पे अटैक किया ना, मोस्टली आर्मी बेस में भी किया अटैक। हाँ, दुबई में अनफॉर्चुनेटली पोर्ट पे अटैक हुआ है, और एक पाम जुमेरा आई बिलीव एरिया है जो वहाँ का बहुत पॉश एरिया है, उस पर अटैक हुआ है। और इसका एक मतलब पहले लगा कि इट इज़ जस्ट लैशिंग आउट, मुझे लगा ईरान इज़ जस्ट कि उसको समझ में नहीं आ रहा है और हर जगह वो बॉम्ब्स फेंक रहा है, लेफ्ट राइट हर जगह। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, देयर इज़ एक्चुअली अ डीपर रीज़न फॉर दैट, क्योंकि दुबई is not just a city, it's not just a country, and Dubai airport is not just an airport. Dubai, Abu Dhabi, Doha, they are all junctions. And why that is important is कि एक कोई ऐसा एयरपोर्ट ले लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए है, लेट्स से पुणे एयरपोर्ट, लेट्स से समथिंग बैड हैपेंस ओवर देयर, एंड पुणे से जो लोग जा रहे हैं, पुणे में जो लोग आ रहे हैं, दे विल बी अफेक्टेड। बट थिंक अबाउट इट, दुबई, उसमें पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, exactly. नॉट जस्ट पीपल हु आर गोइंग टू दुबई। नो, इट इज पॉसिबल कि समवन फ्रॉम यूएसए इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, एंड जो प्लेन है उसको दुबई में उतरना पड़ता है, चाहे वो क्रू चेंज करने के लिए हो, चाहे ड्रेस लेने के लिए हो, चाहे रिफ्यूलिंग के लिए हो। सो इट इज अ जंक्शन, एंड व्हेन यू जंक्शन पे अटैक करते हो, सो नॉट ओनली पीपल लिविंग इन दुबई गेट अफेक्टेड, इट इज एवरीवन जिसका कोई दुबई से मान लो लिंक भी ना हो, बट ही विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड। नॉट ओनली लोग जा रहे हैं वहां पे, कितने कार्गो प्लेन लैंड करते हैं। सो जंक्शंस पे अटैक करना, वो चाहे दुबई के एयरपोर्ट पे अटैक हुआ हो, और कौन कौन से एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है, कुवैत के एयरपोर्ट पे अटैक हुआ है, जंक्शन में अबू धाबी आता है, दोहा आता है। जंक्शंस पे अटैक करने से, जैसे हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, जिसमें कि ऑयल की पूरा फ्लो रुक जाता है। जब हम लोग एयर ट्रैवल की बात करते हैं, सो देयर आर रूट्स इवन इन एयर ट्रैवल। इट डजंट मीन कि जिसको नहीं मालूम है उसको लगेगा अच्छा तुम दुबई के ऊपर से थोड़ा लेफ्ट से निकल लो, तुम थोड़ा राइट से निकल लो, एक्सेप्ट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। एग्जैक्टली, क्योंकि वो रूट लंबा हो जाएगा, उस जगह ही हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो हर एयर स्पेस में। सो देयर रूट्स आर डिवाइडेड, क्योंकि अब आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरी जगह लेट पहुंचोगे, क्रू को ज़्यादा टाइम एयर में रखना पड़ेगा, ऑयल ज़्यादा कैरी करना पड़ेगा। सो जस्ट एक या दो मिसाइल्स हिट की दुबई में, एंड दैट हैज़ मेड श्योर कि पूरा एयर ट्रैवल दुबई से रुक गया है। मे बी कुछ फ्लाइट्स अलाउ हुई हैं, बट दैट इज़ टू अबाउट रिपैट्रिएशन, कि लोग अपने घर जा सकें, बट प्राइमरली एवरीथिंग हैज़ स्टॉप्ड। और अगर ये चीज़
परसिस्ट करती है कि एयर ट्रैवल डज नॉट बिगिन ओवर देयर, तो प्लेन्स अटक जाएंगे, जिन प्लेन्स को उधर से आना है वो अटक जाएंगे, एंड अगेन एयर ट्रैवल पूरा वर्ल्ड का अफेक्ट हो जाएगा. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दुबई, इट इज़ अबाउट पीपल लिविंग टू द लेफ्ट एंड टू द राइट एंड टू द टॉप एंड द बॉटम, सबका इम्पैक्ट आएगा. सो जस्ट फ्यू अटैक्स है, उन्होंने दुबई को इस समय रोक दिया है. दुबई के रुकने की वजह से पूरे वर्ल्ड काफ़ी बड़ा एयर ट्रैफिक रुक गया है. नॉट ओनली दैट, दुबई में जो न्यूट्रलिटी, जो उसकी जो इमेज बनी थी, सेफ्टी वाली इमेज बनी थी, काफ़ी लोग इस वजह से दुबई में शिफ्ट हो रहे थे बियॉन्ड टैक्स की दुबई में सेफ्टी रहेगी. बट इफ़ यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि अरे कभी भी एक मिसाइल आ सकती है, लेट्स से कि 6 months फ्रॉम नाउ समथिंग एल्स हैपेंस, क्योंकि ये वॉर की वजह से वो पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो गया है. एंड व्हाट इफ देयर इज अ थ्रेट कि लेट्स से कि साल में 1 या 2 बार भी कुछ हो सकता है, एंड देन पीपल हु आर लिविंग देयर, दे आर नॉट द परमानेंट सिटीजन्स, दे कैन जस्ट मूव आउट लाइक दिस, लाइक आई डोंट फील सेफ ओवर हियर, देन व्हाट्स द पॉइंट. तो ये दुबई, अबू धाबी, यूएई रीजन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. तो जो मेन प्लेयर्स हैं वो तो इफेक्ट हो रहे हैं, बट उससे ज़्यादा जो उसके अराउंड जो प्लेयर्स हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. डू यू थिंक कि अगर ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में अगर यूएस आर्मी बेस ना होता तो ईरान इन पर अटैक ना करता? इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अटैक नहीं करता, कि उन्होंने सॉर्ट ऑफ अलाइन तो थे यूएस के साथ, तभी मिलिट्री बेस अलाउ किया था. ऑन द अदर हैंड हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं कि क्या अगर मिलिट्री बेस नहीं होता तो क्या ईरान ने इसके पहले इन कंट्रीज के अगेंस्ट कोई एक्शन लिए होते? इफ़ यू थिंक अबाउट इट, व्हाई डिड दे अलाउ यूएस बेस? नॉर्मली अगर कंट्री बिल्कुल स्टेबल है और उसके अराउंड भी कंट्रीज बिल्कुल स्टेबल हैं, व्हाई वुड यू अलाउ अ फॉरेन पावर टू कम ओवर टू योर कंट्री एंड मेक अ बेस? इंडिया में तो आप सोच भी नहीं सकते, हम लोग अभी सोच ही नहीं सकते हैं. पहली बात, इंडिया मिलिट्रीली स्ट्रांग है, और यस अराउंडेड नेबर से कोई बड़े अच्छे रिलेशन नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान. बट ऐसा भी नहीं लगता है कि हमें कोई ज़रूरत है किसी थर्ड पर्सन की, कि रशिया या यूएस को हम इनवाइट करें कि तुम एक काम करो, जम्मू कश्मीर के पास एयरबेस बना दो. नहीं, वी आर सफिशेंट, हम देख लेंगे. और ऐसा भी नहीं है कि रोज़ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है. फॉर्चुनेटली कि रोज़ बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल से हमको लड़ाई हो रही है. क्योंकि जब आपको लगता है ना कि इंडिया की सिचुएशन ख़राब है अपने नेबर से, एंड देन यू लुक एट मिडिल ईस्ट एंड लाइक नहीं, दिस इज़ व्हाट बैड सिचुएशन एक्चुअली इज़, वी आर स्टिल क्वाइट गुड. तो वहाँ बेस अलाउ किए ही क्यों हो? दैट वुड बी मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो इट इज़ पॉसिबल कि ईरान का थ्रेट रहा होगा, और ईरान को काउंटर करने के लिए एयरबेस, उन्होंने दोनों पहलू देखे होंगे. ईरान का थ्रेट है इसलिए हम एयरबेस अलाउ कर रहे हैं, लेकिन एयरबेस अलाउ करने की वजह से हम ईरान को और एंटेगनाइज कर रहे हैं. मेरा इसमें अपोजिट ओपिनियन है. मेरा ओपिनियन ये है कि जैसे हम लोगों ने एक मूवी देखी थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जो आई बिलीव वन ऑफ द फेवरेट्स हो गए. बेसिक उसका प्लॉट क्या था? व्हाट वाज द बेसिक प्लॉट? अब वो तो टी.ई. लॉरेंस पे थी, जो कि यूके की आर्मी का मेंबर था, जो भी था, लेफ्टिनेंट वगैरह था. सो वो शायद किसको काउंटर कर रहे थे? सीरिया को काउंटर करने के थे या किसको? ऑटोमन एम्पायर को. अच्छा. वर्ल्ड वॉर 1 में सेट थी, तो उस वक्त वही एक तरफ जो मतलब एक टीम बोले, जो भी बोले, उसमें यूके थी और एक में ऑटोमन एम्पायर थी. ऑटोमन एम्पायर टीम इन द सेंस, टीम बोलो या क्या बोलो, अलायंस, टीम गलत वर्ड हो गया वॉर के हिसाब से. अलायंस जो होती है, वॉर में अलायंस जो होती है, तो एक अलायंस में यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, मे बी एक दो और कंट्रीज थी, मुझे याद नहीं आ रहा है. और दूसरे अलायंस में थी ऑटोमन एम्पायर थी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, जर्मनी एम्पायर था. ओके. तो इस वाली मूवी में, इस वाले पर्टिकुलर में, ऑटोमन एम्पायर वॉज द एनिमी ऑफ यूके. तो उनका ये था कि ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर ही नहीं, उसको बस एम्पायर केवल नहीं कहते, उसको कैलिफेट भी बोलते थे. ओके, ठीक है. तो उसमें वो था कि कैलिफेट मतलब हो गया कि एक तरह से जो उसका जो हेड होगा, उसका कैलिफ होगा, वो नॉट ओनली उस एम्पायर का एक तरह से किंग होगा, वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एक तरह से किंग हो गया, रिलीजियस लीडर हो गया. तो उसको कैलिफेट खलीफा बोलते थे हिंदी में. तो उसमें था कि इनका एम था कि उसको किसी तरह से ब्रेक करो कैलिफेट को, क्योंकि यूके का एम था कैलिफेट को ब्रेक करने का. हाँ, क्योंकि वो ऑटोमन कैलिफेट कई सालों से यूरोप का एनिमी था, मतलब सेंचुरी से उनकी लड़ाई थी उनकी. तो उनका था किसी तरह से आप ब्रेक करो. तो कैसे ब्रेक करोगे? तो आप वहाँ पे था कि विद इन ऑटोमन कैलिफेट में जो अरेबिक रीजन था, तो वहाँ पे कुछ रूलर्स थे या लीडर्स थे, वो अपना एक तरह से कंट्री चाहते थे, या वो किसी तरह गुस्सा थे ऑटोमन कैलिफेट से. तो उन्होंने एक तरह से यूके वालों ने प्रॉमिस किया था कि ऐसा करो,
तुम हमें वॉर में मदद करो, हम तुम्हें मदद कर देंगे बदले में कि ऐसा करेंगे, ऑटोमन कैलिफेट को कई पीसेस में डिवाइड कर देंगे और उसमें एक रीजन होगा उसमें तुम हेड हो जाओगे, एक रीजन में तुम हेड हो जाओगे, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। तो जब ये वॉर खत्म हुई थी वर्ल्ड वॉर 1, तो उसमें फिर ये हुआ था कि कुछ एरिया था वो सऊदी अरेबिया बन गया, कुछ वो एरिया था वो जॉर्डन बन गया, और भी हम लोग जो कंट्रीज का नाम सुनते थे, दे आर इन अ वे वेरी रिसेंट कंट्रीज, है ना। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बने थे, तो इन कंट्रीज बंद तो गए थे, लेकिन उनके कंट्रीज में भी एक पॉपुलेशन ऐसी थी जो इनको एक तरह से ट्रेटर मानती थी मुस्लिम वर्ल्ड का। उनका था कि तुमने वेस्ट से हाथ जोड़ के हमारे इतने बड़े एम्पायर को ब्रेकअप कर दिया था। तो उनको हमेशा डर रहता था कि कभी हमारी पावर को थ्रेट ना हो, कभी हमारे अगेंस्ट विद्रोह ना हो जाए। उन कंट्री के रेजिम्स को थ्रेट था उस पॉपुलेशन से, उस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन से जो उनको डिसलाइक करते थे बिकॉज ऑफ द अलायंस विद वेस्ट। हाँ, इसका एक एग्जांपल है ओसामा बिन लादेन। हाँ, ओसामा बिन लादेन। तो उनको हमेशा थ्रेट रहता था कि हमारे पावर के अगेंस्ट कोई ना चले जाए, तो इसलिए काइंड ऑफ हमेशा से वो वेस्टर्न पावर्स को आर्मी बेस अलाउ किया ही रहते थे। तो इवन सऊदी अरेबिया में शायद 32 में ऑयल मिल गया था, तो तभी से शायद से यूएस या यूके की आर्मी बेस थी। तो इन सब कंट्रीज में बहुत पहले से आर्मी बेस थी वो, तो उनको हमेशा डर रहता था कि कोई ना आ जाए। अब 79 में और भी मुस्लिम कंट्रीज में गुस्सा था इस चीज़ का। तो 79 में जब ये आयतुल्ला आए थे तो उनका भी था कि नहीं, हमें किसी तरह से आर्मी बेस हटानी है इन सब कंट्रीज़ में, जो ये सब मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी हो गया, ये जॉर्डन हो गया, ताकि फिर वो जो रूलर्स हैं, जो एक तरह से ट्रेटर हैं, उनको हटाया जा सके। तो एक तरह से हमेशा से पावर स्ट्रगल रही है इसमें, बेसिकली पावर का स्ट्रगल रहा है। हाँ, पावर का स्ट्रगल रहा है, लेकिन लोकल पॉपुलेशन का भी डर रहा है। लोकल पॉपुलेशन एक है जो गुस्सा रहती है हमेशा इन रूलर से कि ये एक तरह से वेस्ट के पपेट हैं। ओके, तो तुम्हारे हिसाब से यूएई के लोग यूएई के रेजिम से नाखुश होंगे? यूएई का पक्का नहीं मालूम, लेकिन सऊदी अरेबिया का तो मालूम है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो गुस्सा रहती ही है, तभी वहाँ पे अटैक्स भी होते रहते थे बीच में, टेररिस्ट अटैक्स सरप्राइजिंगली सऊदी अरेबिया में भी होते थे। तो वो लोकल पॉपुलेशन ही करती थी, और वो लोकल पॉपुलेशन बेसिकली इन शेख से गुस्सा रहती थी, इसलिए ये सब अटैक्स होते रहते थे। ओसामा बिन लादेन वाज वन ऑफ देम, जो कि मतलब अगेन सऊदी अरेबिया में ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन होगी, या जैसे और कंट्रीज़ का हम लोग सुन रहे हैं, जैसे कतार हो गया या कुवैत हो गया या बहरीन हो गया, या बाकी गल्फ कंट्रीज में भी यही सिचुएशन हो सकती है? यस। ओके, तो तुम्हारे हिसाब से वहाँ की जो रेजिम्स हैं, वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूएस के एयरबेस को वहाँ पे रखा हुआ है, एंड नॉट टू काउंटर ईरान। हाँ, ये मान लीजिए जैसे इंडिया का एग्जाम्पल अगर एक मिनट मान लिया जाए, जब हमारा वो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, तो काफ़ी सारे नहीं जो राजा थे जो कि ब्रिटिश से अलाइंड थे, जो कि वैसे कहने के लिए इंडियन थे बट वो प्रो ब्रिटिश थे, तो उनको भी ऑब्वियसली अपनी ही मतलब पॉपुलेशन डर रहता होगा कि कहीं फ्रीडम फाइटर्स हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना कर दें या कुछ होगा। तो अच्छा, तो ऑब्वियसली वो फिर उनके पास थोड़ी प्रोटेक्शन ब्रिटिश आर्मी की रहती थी। अगर आप सोच लें बिल्कुल ब्रिटिश आर्मी प्रोटेक्शन ना हो, तो उनकी खुद ही रेजिम मतलब राजा होकर राजशाही वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। अच्छा, मुझे लगता था कि यहाँ के जो राजा हैं वो अपनी लोकल पॉपुलेशन में पॉपुलर होते थे। डिपेंड करता था, सारे नहीं थे। अब जैसे वो निज़ाम जो थे हमारे जो हैदराबाद वाले, तो उनका वो तो बहुत ही अनपॉपुलर रूलर थे। अच्छा, तभी उनके अगेंस्ट भी विद्रोह होते रहते थे, लेकिन तब ब्रिटिश सरकार थी तो उनको एक तरह से प्रोटेक्शन मिलती थी। जैसी ब्रिटिश सरकार गई वो यहाँ से, तो यहाँ पे विद्रोह और बढ़ गया था। तभी नहीं 47 या 48 में इंडियन आर्मी गई भी थी, क्योंकि उसके पहले भी विद्रोह हो रहा था काफ़ी उनके अगेंस्ट, निज़ाम के अगेंस्ट। तो निज़ाम बदले में और मतलब अपनी क्रूअल्टी दिखाते थे उनके टूवर्ड्स। ज़्यादा जब उनकी क्रूअल्टी बढ़ गई थी तो फिर इंडियन आर्मी को जाना पड़ गया था वहाँ पर। राइट, तो तुम यही पैरेलल्स मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में भी देख रहे हो कि उन रेजिम्स को फ़ायदा है और उधर यूएस का फ़ायदा है कि उसका इन्फ्लुएंस वहाँ मिडिल ईस्ट में है। यस, तो अनफॉर्चुनेट है जो भी हो रहा है कि अटैक्स हो रहे हैं दुबई जैसे कंट्री में, किसी भी कंट्री में फॉर दैट मैटर, स्पेशली जो कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाह रहे थे। तो वी होप कि ये कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए, बट अभी कोई ऐसे इंडिकेशंस मिल नहीं रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट रुकती हुई दिखाई दे रही है। सो अगेन वी विल सी कि क्या होता है। चलो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक्स।